नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग यूपीएससी पीटी को मद्देनजर रखते हुए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग विजन आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीएससी के 5वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली 5वें नंबर का टेस्ट पेपर जो है एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर पर आधारित है, जिसके तहत हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसकी व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। दूसरा कथन है कि सर्ववर्मन नामक एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान ने का तंत्र व्याकरण की रचना करी। तीसरा कथन है कि हाल द्वारा संस्कृत में एक महान काव्यकृति गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? पहला तो सही है कि जो है हाल नामक सातवाहन शासक के एक जो है प्रतिष्ठित दरबारी विद्वान जो थे सर्ववर्मन, उन्होंने जो है का तंत्र व्याकरण की रचना करी और यह जो है रचना जो है एक संक्षिप्त और उपयोगी कृति थी जो लगभग 6 महीने में संस्कृत सीखने हेतु सहायता प्रदान करती थी। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि पतंजलि द्वारा जो रचना की गई थी उसका नाम था महाभाष्य, और जबकि जो पढ़िनी द्वारा रचना की गई थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन में कहा जाए तो हाल ने जो है प्राकृतक भाषा में एक महान काव्यकृति गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो यहाँ पे जो है संस्कृत भाषा नहीं होगा, जो है प्राकृत भाषा होगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मुगल शासन के दौरान जो है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन पूछ रहा है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में अपनी जीत के बाद इसकी स्थापना की थी। दूसरा कथन है कि इस प्रणाली के तहत जो है मनसबदारों को अपना निजी सैन्य बल बनाए रखना पड़ता था। तीसरा कथन है कि मनसबदारों के वेतन रुपयों में निश्चित किए जाते थे और उन्हें जागीर देकर भुगतान किया जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में देखते हैं दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है मनसबदारी व्यवस्था भारत में मुगलों द्वारा विकसित एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसे मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है। पहले कथन में बोला गया है कि बाबर ने इसकी जो है शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी पानीपत की पहली लड़ाई में, पहली लड़ाई की जीतने के पश्चात इसकी स्थापना की थी। ये गलत है, जबकि इसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी। ठीक है, बाकी जो है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के पतन से लेकर दिल्ली सल्तनत के उदय तक निम्नलिखित में से कितने राजपूत राजवंशों ने मध्य भारत में शासन किया? पहला है गढ़वाल वंश, दूसरा है परमार वंश, तीसरा है चाहमान, चौथा है त्रिपुरी का जो है कलचुरी वंश, और पांचवा है चंदेल वंश। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे सही जवाब है जो है बी ऑप्शन, 3 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि वे कौन कौन से जो है राजवंश थे। तो इनमें से जो है प्रतिहार जो है कई राजपूत राज्यों में खंडित हो गया था, और उसके बाद देखते हैं कि कन्नौज का गढ़वाल वंश जो है एक जो है राजवंशी शासक था। यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जो है वर्तमान की उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ हिस्सों पर शासन करने वाला एक जो है प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और जो है उनकी राजधानी जो है गंगा के मैदानों में बनारस में स्थित थी, और जो है उन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी शासन किया। इसके अलावा देखा जाए तो परमार राजवंश भी एक राजपूत राजवंश था। ठीक है, और इसका उदय जो है कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। ठीक है,
और जो है इस राजवंश ने 9वीं और जो है 14वीं शताब्दी के बीच जो है मालवा क्षेत्र यानी अब के मध्य भारत पर शासन किया। इसके अलावा थे दिल्ली और अजमेर के चौहान भी थे जो राजपूत राजवंश से संबंधित थे, जिन्हें जो है शाकंभरी के जो है चाहमानों के रूप से जाना जाता था। उन्होंने आधुनिक राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इसके अलावा त्रिपुरी का जो कलचुरी राजवंश था, यह एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश था और इस राजवंश ने जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो है वर्तमान के मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन किया। इसके अलावा है जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, ये जो है मध्य भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाला एक अन्य राजपूत राजवंश था और चंदेलों ने जो है 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच जो है वर्तमान के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। वे मूल रूप से जो है गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे। ठीक है, तो यहां पे 3 शासक हो गए। ठीक है, एक जो है गढ़वाल, दूसरा परमार और जो है तीसरा जो है चंदेल। आगे बढ़ जाते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है कि जो है मौर्य काल में कृषि व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें कह रहा है कि मौर्य राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था करता था। दूसरा कथन है कि मौर्य राज्य में जो है दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया जाता था। तीसरा कथन है कि जंगल की भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए नए किसानों को कर में छूट दी गई थी तथा मवेशियों, बीजों और धन की आपूर्ति की गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जहां तक देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि मौर्य राज्य जो है कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था करता था। तो यहाँ पे जो है मौर्य राज्य जो है कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था करता था। इसके अलावा जो है मेगास्थनीज हमें ये बताते हैं कि जो है मिस्र की भांति ही मौर्य साम्राज्य में भी अधिकारी जमीन को मापता था और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर जल जो है छोटी नहरों में पहुंच जाता था या पहुंचता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही है। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार जो है मौर्य काल में ही दासों को जो है कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर जो है संलग्न किया गया और राज्य के बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें जो है अनगिनत दास और मजदूर कार्य किया करते थे। दूसरा सही हो गया। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो है नए किसानों को करों में छूट दी जाती थी और मवेशियों, बीजों और धन की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में खुदकास्त और पाहीकास्त शब्दों का प्रयोग किया गया था। किस लिए प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है किसानों के लिए। ठीक है, 17वीं शताब्दी के जो 2 स्रोत मिले हैं जो किसानों का उल्लेख करते हैं, उनमें पहला जिक्र है खुदकास्त और दूसरा है पाहीकास्त। खुदकास्त वे किसान होते थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीनें थीं और पाहीकास्त वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक है, तो लोग अपनी मर्जी से भी जो है पाहीकास्त बनते थे और जो है मजबूरी से भी बनाए जाते थे। जैसे कि मजबूरी ये होती थी कि अकाल पड़ जाए, भुखमरी आ जाए, आर्थिक परेशानी हो जाए। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6वां। संत शंकर देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उनकी शिक्षाएं भगवत गीता और जो है भागवत पुराण पर आधारित थीं। दूसरा कथन है उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने हेतु मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। तीसरा कथन है उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। तो यहाँ पे देखा जाए उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे छठे में हम लोग देखें तो जो है यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन भारत के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखा जाए 7वें में हम लोग देखते हैं तो पहला कथन है कि लौह खदानों की उपलब्धता, दूसरा है सेना में हाथियों का प्रयोग, तीसरा है मगध साम्राज्य का रूढ़िवादी चरित्र, चौथा है जो है गंगा के मध्य मैदानों में अवस्थिति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं कि 7वें में है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, केवल 3 कथन सही है। अब बताना है, पता लगाना है कि कौन कौन से जो है कथन यहाँ पे सही है। तो मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व की 2 सदियों में जो है मगध साम्राज्य के विकास और जो है समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा, और इस अवधि में जो है भारत में सबसे विशाल राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और जो है महापद्म नंद जैसे कई साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए उचित और अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया। हालांकि मगध के विस्तार का यही एकमात्र कारण जो है नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लौह युग में जो है मगध को इसकी भौगोलिक स्थिति का लाभ भी मिला, क्योंकि जो है लोहे की समृद्ध भंडार देखे जाए तो राजगीर और उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों में ही थे, और राजगीर जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी भी थी। तो यहाँ पे ये जो है मिलान सही है, और मगध का जो है जो समाज था वो गैर जो है रूढ़िवादी चरित्र था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पे सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कृष्णट्टम और जो है मुडियट्टू लोकनाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है कृष्णट्टम जो है केरल का लोक नाट्य है, और यह जो है 17वीं शताब्दी के मध्य जो है कालीकट के महाराज मनवेदा के शासनकाल के अधीन अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे जो है ये केरल का है, और जो है कृष्णट्टम 8 नाटकों का व्रत है, जो क्रमागत जो है रूप में 8 दिन जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इस दिन अलग अलग प्रकार के जो है क्रियाकलाप किए जाते हैं। और जो है एक और है दे रखा है मुडियट्टू, ये भी केरल का पारंपरिक जो है लोक नाट्य है, और यह जो है नवंबर दिसंबर मास में मनाया जाता है, और यह प्रायः देवी के सम्मान में केरल के केवल काली मंदिरों में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों जो है लोकनाट्य केरल के हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। प्रोजेक्ट एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य जो है दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और उन्हें संरक्षित करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे पहला इसमें जो है सही नहीं है, लेकिन दूसरा इसमें सही है, क्योंकि जो है ये जो शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट एलोरा की, ठीक है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट एलोरा को जो है शुरुआत की थी, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि नहीं के लिए पूछा तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषा को संरक्षित करना है, ताकि इन भाषाओं के उपयोगकर्ता डिजिटल वर्ल्ड में भाग ले सके और बातचीत कर सके। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वह पाल वंश का संस्थापक था। दूसरा कथन है जो है उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद दूसरे सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। तीसरा कथन है कि कन्नौज क्षेत्र पर दावे के कारण प्रतिहार शासक जो है वत्सराज के साथ उसका संघर्ष हुआ। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे 10 में देखते हैं, तो दूसरा तीसरा तो कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में बात कर ली जाए तो पाल वंश एक जो है शक्तिशाली भारतीय राजवंश था। इस राजवंश ने जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, और जो है पाल साम्राज्य की स्थापना जो है संभवतः मानी जाती है 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, और 770 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है धर्मपाल जो था वह उत्तराधिकारी बना, और धर्मपाल ने जो है 810 ईस्वी तक जो है शासन किया।
धर्मपाल को जो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना भी पड़ा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। यह वाघ यंत्रों का रूप है जिसमें एक ओखली नलिका में हवा भरकर अर्थात फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है और हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है और वाघों में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से क्रमशः खोलकर और बंद करके राग को बजाया जाता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वाघ यंत्रों को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे 11वें में हम लोग देखते हैं तो इस जो है वाघ यंत्रों को संदर्भित करता है। तो ये जो है सुशिर वाघ सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। अकबर ने 1580 में साम्राज्य को बाहर प्रांतों में विभाजित किया, माफ कीजिए 12 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें सूबा कहा जाता था। और इस संदर्भ में अकबर द्वारा प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई? पहला है अमलगुजार, दूसरा है बख्शी, तीसरा है फौजदार, चौथा है जो है वाकिया नवीस। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 12वें में हम लोग देखते हैं तो अकबर ने जो है 12 प्रांतों में विभाजित किया अपने साम्राज्य को जिसे सूबा कहा गया। ये 12 प्रांत थे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। और प्रत्येक प्रांत में जो है एक सूबेदार और एक दीवान, एक बख्शी, एक सद्र, एक काजी और एक वाकिया नवीस की नियुक्ति की गई। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा, यानी दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वाकिया नवीस थे ये जो है संदेश लेखक होते थे जो साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात होते थे और मीर बख्शी के माध्यम से इनकी रिपोर्ट को दरबार में सम्राट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है उलूग खान या बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उसने जो है चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा है उसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की। तीसरा कथन है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग जो है आर्य विभाग की स्थापना की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 13वें में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है कोई सभी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों सही नहीं है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो है ये जो चहलगानी व्यवस्था शुरू की गई ये जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे ना कि बलबन ने शुरू किया था, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कथन के बारे में बात की जाए तो जो है कहा गया है कि जो है विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत हुई मतलब कि किसके कार्यकाल में? बलबन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रीकृत सरकार का युग पहली बार शुरू हुआ। ठीक है, और बलबन ने लगातार राजशाही की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि वह आश्वस्त था कि उसके सामने आने वाले आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करने का यही एकमात्र तरीका था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर विचार करने से भी इनकार कर दिया जो एक कुलीन परिवार से संबंधित था। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो उसने जो है जो तीसरा स्टेटमेंट है कि उसने जो है आर्य विभाग की स्थापना करी। तो उसने जो है सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया और उन सैनिकों और जो है अश्वारोही सैनिकों को पेंशन दी जो अब सेवा के योग्य नहीं थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सर्वप्रथम एक पृथक जो है आर्य विभाग की स्थापना करी। ठीक है, ना कि बलबन ने। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके संस्थापक जो है बाशवन्ना सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। दूसरा कथन है इस परंपरा का मानना है कि प्रत्येक भक्त को भगवान शिव में विलीन होने से पूर्व जो है पुनर्जन्म अनेक चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। तो पुनर्जन्म के अनेक चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन तीसरा कथन है कि वीर शैववाद ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 14 में देखते हैं हम लोग, तो केवल यहाँ पे तीसरा कथन सही है, बाकी पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है शेख निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, इस प्रकार वह 13वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी के थे और वह जो है बसवन्ना की समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु के बाद जो है भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे तथा वे इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, अतः वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वाकाटक कांस्य मूर्तियां मथुरा शैली के प्रभाव को दर्शाती हैं। दूसरा कथन है भारत में चोलों द्वारा मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम तकनीक पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू की गई थी। तीसरा कथन है गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियां जो है सुवाह थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 15 में भी हम लोग देखते हैं तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, बाकी पहला दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है भारत के बारे में वर्णन करती है? पहला पुस्तक है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। दूसरा है जो है टॉलमी की ज्योग्राफी। तीसरा है प्लिनी की नेचुरल्स हिस्टोरिया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 16 में हम देखते हैं तीनों पुस्तकें जो है भारत के बारे में विस्तार से बताती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा वासी व्यापार में आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है कि हड़प्पा वासियों के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 17 को देखें तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि हड़प्पाई लोग जो है जिन वस्तुओं का उत्पादन करते थे उनके लिए जो है अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। हमें उनकी मुद्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अतः संभवतः वे सारे आदान प्रदान करते थे तो वस्तु विनिमय द्वारा किया करते थे। ठीक है, और अपने तैयार माल और समता अनाज भी नावों के माध्यम से और बैलगाड़ियों पर लादकर पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका संगीत का रूप नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 18 में ये जो है ख्याल जो है कर्नाटका संगीत का रूप नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि ख्याल जो है हिंदुस्तानी संगीत का संगीत रूप है और शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और वर्तमान में गाए जाने वाले ख्याल के दो रूप हैं। पहला है धीमा या जो है विलंबित ख्याल, दूसरा है तीव्र ख्याल। दोनों गीत रचना के दो भाग हैं।
पहला स्थाई और दूसरा अंतर यानी अंतरा, माफ़ कीजिएगा अंतरा। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक संगीत का जो है भाग नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है ध्रुपद शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूसरा कथन है कि ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। दूसरा कथन है तानसेन जो अकबर के राज दरबार में थे एक महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक थे। तीसरा कथन है कि ध्रुपद मुख्य रूप से जाप या पूजा की एक शैली है जहां एक गायक नाद या ध्वनियों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 19 में देखा जाए तो सभी तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भरतनाट्यम नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह दक्षिणी भारत के केरल राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कथन है कि तिल्लाना एक शुद्ध नृत्य है जिसे जो है भरतनाट्यम पाठ के प्रस्तुतिकरण के आरंभ में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा कथन है यह सादिर या दासी अट्टम नामक नर्तियों की नृत्य शैली से विकसित हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब कौन सा सही है ये पता कर लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यह दक्षिण भारत के केरल नहीं तमिलनाडु राज्य के जो है भरतनाट्यम नर्तियों द्वारा मंदिरों को समर्पित कला के रूप में विकसित हुआ। इससे पहले जो है सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो है दूसरा स्टेटमेंट है तो तिल्लाना एक जो है शुद्ध नृत्य है जिसे भरतनाट्यम पाठ के प्रस्तुतिकरण के समापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि आरंभ की। तो इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ऑर्गन ऑन अ चिप तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो किसी अंग की गतिविधियों और शारीरिक अनुक्रियता का अनुसरण करता है। दूसरा कथन है यह पूरी तरीके से कृत्रिम है और इसमें जो है कोई मानव कोशिका नहीं है। तीसरा कथन है इसका उपयोग जो है दवाओं के परीक्षण हेतु जानवरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग 21 में पहुँच जाते हैं। तो 21 में देखते हैं केवल जो है पहला तीसरा कथन सही है, बाकी जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है ये थोड़ा सा पता लगा लेते हैं। तो 21 में देखा जाए लिखा है कि यह पूरी तरीके से कृत्रिम है और इसमें कोई मानव कोशिका नहीं है। तो देखा जाए तो यह एक छोटी पारदर्शी चिप है जो सिलिकॉन, कांच या पॉलीमर जैसे जैव संगत पदार्थों से बनी है और इसमें जो है जीवित कोशिकाओं के साथ जो है पंक्तिबद्ध छोटे चैनल होते हैं और इन जीवित कोशिकाओं को मानव ऊतकों से प्राप्त किया जाता है और मॉडल किए जा रहे विशिष्ट अंग के सूक्ष्म वातावरण को दोहराने के लिए कल्चर किया जाता है या किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। बीजापुर के गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। दूसरा कथन है यह स्मारक दीवार जो है दीवार विहीन है तथा यह बाहर और अंदर दोनों तरफ से गोलाकार है। तीसरा कथन है कि यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल पत्थर से निर्मित है और इसे जो है प्लास्टर से संवारा गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 22 में हम लोग देखते हैं तो केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। गोल गुम्बद जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। ठीक है, और यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही बनवाना शुरू कर दिया था और इसका काम पूरा न होने के बावजूद यह एक शानदार इमारत के रूप में अभी भी स्थापित है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह स्मारक दीवार विहीन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गुम्बद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ड्रम निर्मित है और इस ड्रम पर एक शानदार गुम्बद टिका हुआ है जिसके कारण उसे यह नाम दिया गया। इसकी एक बाहरी दीवार है
जो है आकार में वर्गाकार है, ठीक है, ना कि गोलाकार। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? पहला है जो है फर्नाओ नूनिज, दूसरा है निकोलो डी कोंटी, तीसरा है जो है अब्दुल रज्जाक, चौथा है इब्न बत्तूता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 23 में देखा जाए चारों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब्दुल रज्जाक जो है भारत की यात्रा करने वाला एक फारसी यात्री था और इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, ठीक है। निकोलो डी कोंडी थे, ये वेनिस के रहने वाले थे, ये वेनिस के रहने वाले थे और इसने 1414 और 1438 के बीच जो है पूर्वी भूमि के रास्ते हुए भारत की यात्रा की और उनके समय जो है देवराय द्वितीय का शासनकाल था विजयनगर साम्राज्य में। इसके अलावा जो है फर्नाओ नूनिज जो थे, ये जो है यहूदी मूल के एक पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था, ठीक है। यह जो है अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था और 3 वर्षों की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर शहर में रहा भी है। इसके अलावा था जो है इब्न बतूता, ठीक है। यह एक भूगोलवेत्ता था और इसने जो है 14वीं शताब्दी में यात्रा किया जो है विजयनगर साम्राज्य का। वह मोरक्को का रहने वाला था और उसने अपने जीवन काल में 3 दशक भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी चीन सहित विभिन्न हिस्सों में अपना जो है जीवन काल व्यतीत किया, ठीक है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। दूसरा कथन है कि बौद्ध धर्म के विपरीत इसने जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा की। तीसरा कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना था। चौथा कथन है कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जैन सिद्धांतों का भाग नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। पहला है हिंसा नहीं करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है संपत्ति अर्जित नहीं करना और 5वां है आत्म संयम का पालन करना, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। संपत्ति अर्जित नहीं करने को अपरिग्रह कहा जाता है। चोरी नहीं करना को जो है आस्तेय कहा जाता है। झूठ नहीं बोलना को सत्य कहा जाता है। हिंसा नहीं करना को अहिंसा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जैन धर्म का भाग नहीं है। ये स्टेटमेंट चौथा गलत है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट है कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जो है जिनसे नीचे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट भी गलत है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा की गई है वह इस धर्म में नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो है सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस काल में पहली बार जो है चंडालों का जो है आविर्भाव हुआ। दूसरा कथन है इस अवधि के दौरान जो है जातियां कई उपजातियों में बढ़ गईं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक बहु एजेंसी संस्था होगी जो समूह ख और ग यानी गैर तकनीकी नौकरियों सहित सभी गैर राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। और दूसरा कथन है इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। तीसरा कथन है यह सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए
तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश का एक जो है राष्ट्रकूट वंश जो है एक हिंदू शाही परिवार था, जिसने जो है भारत के दक्कन क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। और इस राजवंश का जो शासनकाल था 755 और 975 ईस्वी के बीच था। और इस साम्राज्य की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, और इन्होंने आधुनिक सोलापुर के पास जो है एक मानखे यानी मलखेड़ में अपनी राजधानी स्थापित करी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शासन समिति की सिफारिश पर सरकार ने पीवीटी-जीएस के रूप में सबसे कमजोर समूहों की पहचान की। दूसरा कथन है पीवीटी-जीएस की पहचान के मानदंड में घटती या स्थिर जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर शामिल है। तीसरा कथन है कि जो है कथोड़ी, जारवा और जो है कोरग पीवीटी-जीएस के उदाहरण हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 28 में हम लोग क्या देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन में देखते ये है कि यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि शासन समिति की सिफारिश पर सरकार ने पीवीटी-जीएस के रूप में सबसे कमजोर समूहों की पहचान करी। तो यहाँ पे देखा जाए जो पहला स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है तो वर्ष 1973 में जो है एक आयोग बना था, ढेबर आयोग। इसने जो है एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजाति समूहों का जो है निर्माण किया। ये वे जनजाति समूह हैं जो अन्य जनजाति समूहों की अपेक्षा काफ़ी कम विकसित थे। ठीक है, ना कि शासन समिति। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ क्षेत्रीय संगीत है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो लोटिया जो संगीत है ये किस राज्य में किस राज्य का नृत्य है, तो ये जो है राजस्थान का। ठीक है, तो मिलान गलत है, ये गलत हो गया। छकरी के बारे में बात की जाए तो छकरी जो है कश्मीर का, ये सही है। दूसरा दसकठिया जो है कहाँ का है, दसकठिया जो है उड़ीसा का, ये भी सही है। पंडवानी जो है कहाँ का है, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सूफी संत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पद दे रखे हैं और उनका अर्थ दे रखा है। तो हैदरी किसको कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी ये जो है क्या थे, सूफी संत थे। ठीक है, क्या थे, सूफी संत। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो गया। जियारत जो है ये सूफीवाद में सूफी संत की दरगाह की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अगला है खलीफा। खलीफा जो है स्वयं संत द्वारा नियुक्त जो है सूफी संत का वारिस था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा मिलान सही हो गया। ठीक है, अब है चौथा है मसनवी। तो मसनवी जो है सूफी संतों द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए लिखी गई लंबी लंबी कविताएं थी। तो यहाँ पे जो है चौथा भी सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो 3 सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बर्बन द्वारा इसको पूरा किया गया। दूसरा कथन है कि कुतुब मीनार से जुड़ा अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, असत्य है। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य हो जाता है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है क्योंकि इस स्मारक का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा इसको पूरा किया गया और ऐसा माना जाता है कि यह सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में किया गया,
यह 234 फुट ऊंची है। इसकी 5 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या सक्रिय होती चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो है बुद्ध चरित और जो है सौंदरानंद किसके द्वारा लिखे गए थे? तो यहाँ पे 32 में हम लोग देखते हैं ये अश्वघोष द्वारा लिखे गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अश्वघोष ने ही जो है बुद्ध चरित लिखा था जो बुद्ध की जीवनी थी, और उन्होंने ही जो है सौंदरानंद की रचना की थी जो संस्कृत काव्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो है कराचिल अभियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है रुद्र दामन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। दूसरा कथन है उसने विशुद्ध संस्कृत में पहला वृहद शिलालेख जारी किया। तीसरा कथन है कि कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान जो है सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। चौथा कथन है कि उसने 7 वाहनों से कोंकण और नर्मदा घाटी क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? तो 34 में हम लोग देखते हैं बड़ा क्वेश्चन है, तो कितने जो है कथन सही नहीं है? तो एक जो है कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे दे रखा है कि जो है उसके शासनकाल के दौरान जो है सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। लेकिन जो है यहाँ पे कहा जाए, ऐसा कहा जाता है कि पार्थियन राजा गोंडा फर्निच के शासनकाल के दौरान जो है सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। ठीक है, ना कि रुद्र दामन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही नहीं है कि राजा के पास एक स्थायी सेना थी। ठीक है, क्योंकि जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के पास एक जो है स्थायी सेना नहीं थी। बाकी जो है तीनों ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में महिला दासियों का प्रचलन था। दूसरा कथन है ऋग्वैदिक काल में भूमि एक जो है सुस्थापित संपत्ति थी। तीसरा कथन है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का व्यापक रूप से प्रचलन था। चौथा कथन है कि कुल शब्द का प्रयोग जो है महिला देवी के लिए किया जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो 36 में हम लोग बढ़ के आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के संदर्भ में, तो केवल एक कथन यहाँ पे सही है। कौन सा? पहला कथन। 36 में केवल पहला कथन सही है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में महिला दासियों का प्रचलन था। और उदाहरण के लिए हम माने तो हम वेदों में पुरोहितों को जो है दिए जाने वाले दान में गायों और महिला दासियों की चर्चा सुनते हैं, और जो है कभी भी भूमि दान दिए जाने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है परिवार यानी कुल पद का बहुत कम उल्लेख मिलता है। इसमें न केवल माता पिता व पुत्र बल्कि दास भी शामिल हैं। इसलिए यहाँ पे चौथा गलत हो जाता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक लोगों ने जो है कदाचित भूमि के कुछ भागों को अधिकृत किया होगा, किंतु इस काल में भूमि का जो सुस्थापित निजी संपत्ति के रूप में विकास नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसके अलावा देखा गया तो ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है, इस काल में बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और इस काल में विवाह योग्य आयु जो है लगभग 16 से 17 वर्ष थी। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय बजट 2023 में समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिष्टी योजना को मनरेगा और कैंपा के बीच समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा। दूसरा कथन है भारत का लगभग 40% मैंग्रोव अकेले उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो यहाँ पे 37 में हम लोग देखते हैं तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही पाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है विश्व का जो है 40% मैंग्रोव आवरण जो है दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है, और भारत में दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव का कवर 3% पाया जाता है। और भारत में मैंग्रोव का आवरण जो है वो कितना है, 42.45%। अकेले जो है बंगाल में है। इसके बाद जो है गुजरात में कितना है, 23.66%। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12.39%। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और कृषि नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की लागत निर्धारित की। दूसरा कथन है उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की व्यवस्था की या स्थापना करी। तीसरा कथन है उसने खाद्यान्न की कमी के दौरान आपूर्ति करने के लिए गोदामों की स्थापना करी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 38 में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत पाते हैं कि उसने जो है सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की व्यवस्था की। ठीक है, बाकी जो देखे जाए तो कहा जाता है कि बर्नी के अनुसार जो है अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए हैं। पहला खाद्यान्न सामानों के लिए, दूसरा कपड़े और महंगी वस्तुओं के लिए जैसे चीनी, घी, तेल, सूखे मेवे आदि के लिए, और तीसरा बाजार था घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है तीसरा और पहला सही है, क्योंकि अनाजों को जो है सरकारी गोदामों में रखा जाता था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पहला और तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो है समहर्ता संदर्भित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए 39 में यह जो है कर निर्धारण अधिकारी को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस साम्राज्य की जो है सीमा आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थी। तीसरा कथन है इस साम्राज्य के शासकों के मदुरई के सुल्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 40 में देखा जाए तो केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रभुत्व के बारे में बात की जाए तो दक्षिण भारत में एक विशाल क्षेत्रफल था, और इसमें जो है वर्तमान का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा तथा तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इसके अलावा आगे बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति ने स्वभावतः इसे दक्षिण और उत्तर में कई शक्तियों के साथ संघर्ष में ला दिया, और दक्षिण में इसके मुख्य प्रतिद्वंदी मदुरई के सुल्तान थे। ठीक है, और देखा जाए तो विजयनगर और मदुरई के सुल्तानों के बीच जो है संघर्ष लगभग 4 दशकों तक चला, और 1377 ईस्वी तक मदुरई की सल्तनत लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक रंगमंच भवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस संदर्भ में कि इस कला के मुख्य केंद्र जो है कच्छ और कठियावाड़ है। दूसरा कथन है कि इसमें वाद्य यंत्र के रूप में केवल तबला और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है इस कला में भक्ति और रोमानी भावनाओं का दुर्लभ समन्वय होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम लोग 41 में देखते हैं तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि दूसरे में कहा गया है कि इसमें वाद्य यंत्र के रूप में केवल तबला और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है, जबकि भवाई में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में जो शामिल होते हैं उनमें भुंगल, तबला, बांसुरी, पखावज और रबाब और सारंगी, मंजीरा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो है सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार होने की सूचना मिली है।
यह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पे 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ साहित्य, दूसरी तरफ लेखक है। पहला देखें तो मुद्रा राक्षस साहित्य का जो है लेखक कौन है? तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस का जो है लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं, सही है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, ये भी सही है। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? विल्हड़, ये भी सही है। और गौड़वाहो के लेखक कौन है? वाकपति, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही से मिले थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इन गुफाओं में पाल राजाओं की शिलालेख है। दूसरा कथन है शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 44 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है और खंडगिरी उदयगिरी इसकी सबसे आरंभिक उदाहरण है। ये भुवनेश्वर के समीप स्थित है। ये गुफाएं फैली हुई हैं और जिनमें जो है खारवेल राजाओं के शिलालेख मिलते हैं, ना कि पाल राजाओं के। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संपूर्ण मंदिर का निर्माण जो है एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है। दूसरा कथन है इन मंदिरों में विस्तृत जो है चहार दीवारी होती है। तीसरा कथन है कि गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे बनाया जाता है। चौथा कथन है कि मंदिर के जो है अहाते या परिसर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो 45 में हम लोग देखें तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है दो कथन इसमें सही है। एक तो पहला सही है और जो है एक जो है तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इन मंदिरों में जो है दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत जो है कोई चहार दीवारी या दरवाजे नहीं होते थे। इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है। और चौथे के बारे में बात की जाए तो चौथा भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो मंदिर के अहाते या परिसर में एक बड़ा जलाशय या तालाब निर्मित होता था। ठीक है, ये कथन कहा गया है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित एक कर था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं थे। दूसरा कथन है कि सरदेशमुखी जो है मराठा राजा द्वारा वसूले जाने के अधिकार के रूप में किसानों पर आरोपित एक 25% कर था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है कहा जाए तो यह कुल राजस्व का 10% होता था और जो है इस प्रकार जो है यह जो है कर जो है जमींदारों पर था, ना कि किसानों पर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राजा का पद जो है समानतः अनुवांशिक था। दूसरा कथन है कि जो है विदथ और गढ़ की जैसे संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तीसरा कथन है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 47 में हम लोग देखते हैं पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, वह एक साहसिक अफगान व्यक्ति था।
ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण मालिक की सेवा में रहने के कारण इसका अभ्युदय हुआ। वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे 48 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हसन गंगू का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1958 के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है अधिनियम पुरातात्विक उत्खनन को जो है विनियमित करता है और जो है रूपकृतियों एवं नक्काशियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। दूसरा कथन है 1958 के AMASR अधिनियम के अनुसार पुरातात्विक स्थल से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ऐसे जो है भग्नावशेष या परिशेष शामिल है जो कम से कम 1000 वर्षों से विद्यमान है। तीसरा कथन है कि अधिनियम में हालिया संशोधन राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 100 मीटर से बाहर क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति देता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 49 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है केवल पहला कथन सही है, ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में सुर्खियों में रहे विंडफॉल टैक्स पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 50 में हम देखते हैं यह एक जो है अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से बड़े लाभ पर लगाया गया कर है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वर्ली चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह महाराष्ट्र क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की सामाजिक जीवन शैली और क्रियाकलापों का वर्णन करने वाले विषयों से संबंधित है। दूसरा कथन है इन चित्रों को साधारणतः मिट्टी और गोबर आधारित सतह पर चित्रित किया जाता है। तीसरा कथन है मानव आकृतियों और विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों एवं जीवों का जो है त्रिभुजाकार और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि कितने कथन सही नहीं है। तो 51 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई सा भी कथन जो है इसमें जो है क्या नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि जो है सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी या विद्वान कवि था? तो यहाँ पे 52 में हम लोग देखें तो रवि कीर्ति दे रखा है, अमर सिंह दे रखा है, कालिदास दे रखा है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला जो है यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे रवि कीर्ति गलत है। रवि कीर्ति जो है क्यों गलत है? क्योंकि जो है हरिश्रेण जो है 4वीं शताब्दी के दौरान जो है संस्कृत कवि और एक जो है दरबारी अधिकारी थे। वे जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये गलत था। आगे बढ़े तो देखते हैं। इसके अलावा हाँ, ये गलत इसलिए है कि रवि कीर्ति जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने जो है प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख उत्कीर्णित किया था। तो यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यात्रियों का जिक्र है और मुगल बादशाहों के दरबार में आगमन का जिक्र है। तो एंटोनियो मोन्सेरेट, ठीक है, ये किनके जो है समय जो है किन मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये जो है अकबर के जो है शासनकाल में आए थे, ठीक है, ना कि बाबर के। तो ये जो है एक जो है पुर्तगाली पादरी थे। तो पहला जो है मिलान गलत हो गया। अगला है फ्रांसवा बर्नियर, ये किसके शासनकाल में आए थे? ये एक जो है फ्रांसीसी चिकित्सक थे, ठीक है। ये जो है बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र जो है राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में आए थे। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अगला है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है एक अंग्रेज राजनयिक था और ये जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, ना कि शाहजहां के। तो यह भी गलत। तो सही सम्मिलित तो कोई है नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित दार्शनिक पद्धतियों में से कौन सी केवल जो है भौतिकवाद में विश्वास करती है? तो इस पद्धति का नाम क्या है? इस पद्धति का नाम है लोकायत। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है अग्रहार शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार जो है शाही संरक्षण या जो है अन्य द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूभाग को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। और ब्राह्मणों से जो है भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे और ब्राह्मणों को स्वयं जो है स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तुंगभद्रा दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन साम्राज्यों या वंशों ने विभिन्न कलावधियों में तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया था? पहला है पश्चिमी चालुक्य, दूसरा है होयसल, तीसरा है राष्ट्रकूट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ने ही जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहले जो है 992 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक जो है चोल साम्राज्य और पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के बीच काफ़ी संघर्ष चला और जिसे वर्तमान में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चोल चालुक्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो है 2 मोर्चों पर लड़ा गया। पहला जो है पश्चिमी मोर्चा, जहाँ जो है मानखेत और कल्याणी पर अधिकार करना चोलों का उद्देश्य था, और दूसरा जो है पूर्वी मोर्चा कहा गया, जहाँ दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था वेंगी के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर यादवों और होयसलों के बीच भी संघर्ष के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें। इसके अलावा जो है इसी दोआब पर नियंत्रण के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच भी काफ़ी भीषण संघर्ष देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा जो है काकतीय राजवंश ने भी पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था और गणपति वंश ने जो है वर्तमान उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी शासन किया। इसलिए जो है तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण को लेकर इन दोनों साम्राज्यों के बीच भी जो है संघर्ष का अभी तक हाल कहा जाता है कि संघर्ष हुआ, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा सकता है कि केवल पश्चिमी चालुक्य, होयसल और राष्ट्रकूट इन तीनों जो है साम्राज्य जो है चाहते थे कि वो जो है तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण हो उसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह घोषणा करती है कि मोक्ष जो है ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति और आत्मा से इसकी भिन्नता को पूरी तरीके से जो है पहचानने पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, यह अवयवों को 3 तत्वों भूमि, जल और वायु में कठोरता से वर्गीकृत करती है। तीसरा कथन है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो है दार्शनिक कणाद कश्यप ने इसके सिद्धांतों की व्याख्या की थी और उन्हें इस दर्शन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 57 में देखें तो हम लोग केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी एक स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे तीसरा सही है लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में वर्गीकृत किया गया है 5 तत्वों में, ना कि 3 तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मरणोत्तरकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध बंदरगाहों में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? पहला है भड़ौच, दूसरा है सोपारा, तीसरा है ताम्रलिप्ति, जो है चौथा है अरिकामेडू। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 58 में देखते हैं कि तीसरा और चौथा जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है, बाकी जो है भड़ौच और सोपारा जो है स्थित नहीं है, क्योंकि जो है अब भारत के पश्चिम तट पर जो है भड़ौच और सोपारा है, पूर्वी तट पर जो है अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति, ठीक है, वह जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन के दौरान अपनाई गई जो है दयसाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली का संशोधित संस्करण था। दूसरा कथन है, इस प्रणाली के तहत जो है फसल की कढ़ाई या उसकी कटाई
और गट्ठर में बांधने के पश्चात उपज को किसानों और राज्य के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 59 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, जबकि पहला कथन यहाँ पे सही था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 17वीं शताब्दी के दौरान दो भाई जो है मदन्ना और अकन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत जो है प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे थे। तो ये जो है 17वीं शताब्दी में गोलकुंडा सल्तनत के जो है अंतिम दो शासकों में प्रमुखता से उभरे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो प्रसिद्ध जो है स्क्रॉल पेंटिंग है, दूसरा है संबंधित क्षेत्र है, यानी संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे मिलान करते हैं 61 में। तो जो है दे रखा है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, ये तेलंगाना से संबंधित है, लेकिन केरल लिखा है, ये गलत है। पट्टचित्र जो है के बारे में बात की जाए तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है, तो ये सही है। अगला है पिछवाई। तो पिछवाई जो है कहाँ का है, राजस्थान के नाथद्वारा का, तो ये भी सही है। तो 2 सुमिलित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चैट जीटीपी शब्द का सही वर्णन करता है। तो 62 में हम लोग ये देखते हैं कि यह ओपन एआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कुमार संभवम, दूसरा है जो है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है शिशुपाल वधम, चौथा है अभिज्ञान शकुंतलम, चौथा है जो है किरातार्जुनियम। तो यहाँ पे देखा जाए तो 63 में जो है कहा गया है कि उपर्युक्त प्राचीन कृतियों में से कितनी जो है कालिदास द्वारा रचित जो है रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो है देखा जाए कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है दूसरा, चौथा, हाँ तो 2 ही हैं इसमें, ठीक है, 2 ही इसमें सही है, ठीक है। दो, एक कुमार संभवम भी है, ठीक है, कुमार संभवम भी है, और इसके अलावा ठीक है। तो यहाँ पे 3 सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो है अरबक्स कौन था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 में देखा जाए ए ऑप्शन कलात्मक सजावट का एक रूप था जो है अरबक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रंगमंच है और प्रदेश है। तो दशावतार रंगमंच जो है किस राज्य में है। तो दशावतार जो है कोंकण व गोवा क्षेत्र की अत्यंत जो है विकसित नाट्य शैली है। तो यहाँ पे गोवा सही है, ठीक है। अगला है कुटियाट्टम, ये जो है कहाँ पे है, केरल की सर्वाधिक प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, ये भी सही है। यक्षगान, यक्षगान जो है कर्नाटक की है, लेकिन तेलंगाना लिखा है, तेलंगाना लिखा है, माफ़ कीजिएगा, तो ये गलत है। अगला है जो है अगली है जो है थेरुकुथु, ये जो है तमिलनाडु की है, ये भी सही है।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राजवंशों का मिलान करना है शासकों से, तो यहाँ पे चोल का मिलान क्या होगा, चोल साम्राज्य में, ठीक है। तो चेर कवियों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध सम्राट जो था, जो चेर राजवंश में, उसका नाम था सेनगुट्टुवन, ठीक है, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। लेकिन इसका मिलान जो है सही नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगला है जो है तीसरा युग्म, ठीक है, बादामी के चालुक्य, तो इनका शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, तो ये सही है। तो यहाँ पे जो है केवल एक युग्म सही सुमेलित है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सुर्खियों में रहने वाला पद विंडसर फ्रेमवर्क किसके बीच संबंधों के संदर्भ में जाना जाता है। तो यहाँ पे 67 का करेक्ट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संबंधों के संदर्भ में जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह इंटरनेट या अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए उपग्रहों को निम्न भूकक्षा और भूस्थैतिक कक्षा दोनों में स्थापित किया जाता है कि यह किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि डीटीएच के प्रसारण के विपरीत यह एक दो तरफा संचार है। तीसरा स्टेटमेंट है कि स्टार लिंक भूस्थैतिक उपग्रह आधारित इंटरनेट का एक उदाहरण है। चौथा कथन है कि एक पूर्णतः कार्यात्मक अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रणाली के माध्यम से पूरे विश्व को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाता है। इसमें आधुनिक इंटरनेट पहुंच से रहित क्षेत्र भी शामिल हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 68 में हम लोग देखते हैं कि जो है 3 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से ये पता लगाते हैं। तो चौथा सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टारलिंक विश्व का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह समूह है जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और अन्य का समर्थन करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए निम्न भूकक्षा का प्रयोग करता है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दक्कन का पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। दूसरा कथन है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान महाबत खान का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण जो है मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई। तीसरा कथन है कि औरंगजेब के शासनकाल में अहमदनगर की निजाम शाही राज का अंत हो गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 69 को देखा जाए तो पहला दूसरा सही है और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि अहमदनगर राज का अंत होने के जो है 20 वर्ष बाद जो है 1658 में औरंगजेब मुगल शासक बना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है निजाम शाही राज का अंत जो है नहीं हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अवधि के दौरान जो है दीवानी एवं आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। दूसरा कथन है कि विधियां वर्णभेद पर आधारित थी। तीसरा कथन है कि कारीगरों व्यापारियों की श्रेणियां स्वनिर्मित विधियों द्वारा शासित होती थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 70 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, तमिल साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। तो कुछ कृतियां हैं और संबंधित रचनाकार हैं। तो जो है शिल्पादिकारम जो दे रखा है कृति, इसके सामने क्या दे रखा है,
इसके सामने दे रखा है, ये जो है इसके लेखक है इलांगो इलांगो अडिगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और अगला है मणिमेखलई। मणिमेखलई ये किसकी रचना है? ये चत्तानार की रचना है, इसलिए ये भी मिलान सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तब सही होता। अगला है तिरुकुरल। इसके जो है रचनाकार के बारे में बात की जाए, इसके रचनाकार है तिरुवल्लुरल। तो यहाँ पे ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय मध्यकालीन इतिहास के दौरान जो है मुजरियान आमतौर पर क्या थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो 72 में देखा जाए तो मुजरियान का पद जो था वो जो है ऐसे काश्तकार किसानों का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो आमतौर पर उच्च दर पर भू राजस्व का भुगतान करते थे। यह वर्ग गांव के कृषकों में सबसे बड़ा वर्ग था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, काश्तकार किसान। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में उलूक और दावा शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 73 में देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में संचार की एक अनूठी प्रणाली विकसित हुई और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में भारत की संचार की अनूठी प्रणाली की व्याख्या भी की और उससे वह काफ़ी प्रभावित भी था। और यहाँ पे कहा जाए तो यह जो है एक डाक व्यवस्था थी, उलूक और दावा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के लिए जो है भारत में 2 तरीके की डाक की व्यवस्था की गई। एक था अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था, और जो है इसके तहत बात की जाए तो हर 4 मील की दूरी पर तैनात राजकीय घोड़ों द्वारा चालित किया जाता था। एक था पैदल डाक व्यवस्था, प्रति मील पर 3 ठिकाने होते थे। 1 मील के तीसरे हिस्से को दावा कहा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो उनका क्या नाम था? नंद वंश के शासक थे जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, मगध पर जो है शिशु नाग वंश के बाद जो है नंद वंश ने शासन किया और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। और उनका शासन जो है इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर भी पंजाब पर आक्रमण करने के बाद पूर्व की ओर जो है बढ़ने का साहस नहीं कर सका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है येलो स्टोन नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। दूसरा कथन है यह मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है। तीसरा कथन है यहाँ जो है ग्रिजली बेयर और भेड़ियों का आवास है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 75 में तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, और जो है पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न परिच्छेद पर विचार करें। ये एक परिच्छेद दे रखा है तो आपको देखना है पढ़ने के बाद कि उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित दार्शनिक विचारधाराओं में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है मीमांसा का वर्णन किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे विभिन्न कृषि और किसानी गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक और मध्य अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती है। दूसरा कथन है वे राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित 3 स्तरों के सबसे निचले स्तर का गठन करती है। तीसरा कथन है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 77 में हम लोग क्या देखते हैं, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेखा पीढ़ा और पीढ़ा देउल और जो है खाखरा किससे संबंधित है? तो ये जो है पूर्वी भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मौर्यों ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक कार्यकलापों को नियंत्रित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में राज्य का एकाधिकार था? पहला खान, दूसरा मदिरा की बिक्री, तीसरा हथियारों का निर्माण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है तीनों का ही जो है एकाधिकार था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को करमुक्त ग्रामदान देने की प्रथा प्रारंभ की। दूसरा कथन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। तीसरा था उन्होंने ज़्यादातर सोने के सिक्के जारी किए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इसलिए गलत है कि उन्होंने ज़्यादातर शीशे के सिक्के चलाए, ना कि सोने के सिक्के। ये जो है दक्कन में पाए जाते हैं और उन्होंने जो है प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी जारी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनकी भूमि का जिक्र है। तो पेशवा के समय देखा जाए तो पेशवा के बारे में बात की जाए पेशवा जो था वह जो है अर्थव्यवस्था और राज्य की समान प्रशासन की देखभाल करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कि सेनापति होता था, ठीक है। तो ये जो है मराठा सरदारों को दी जाती थी, इसलिए पहला मिलान गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि जो है दबीर, तो दबीर या फिर विदेश मंत्री भी कहा जाता है, यानी विदेश मामलों के मंत्रालय जो संभालते हैं। तो दूसरा यहाँ पे सही है। और तीसरे के बारे में बात की जाए तो मिरासदार कहा जाता था। तो मिरासदार जो होते थे ये जो है सिलहदार इनको कहा जाता था। ये जो है घुड़सवारों के जो है स्थायी या अनियमित सहायक दल होते थे, ना कि जो है, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा भी जो है गलत है, सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो है मराठा सेना में जो है हवलदारों के अधीन रखे गए घुड़सवारों के अस्थायी या अनियमित सहायक दल को जो है सिलहदार कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तो सही सम्मिलित हो रहा है ना, ये सही है, मतलब तीसरा भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे जो मतलब कि ठीक कर लीजिएगा, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा एंड तीसरा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बना लीजिएगा दूसरा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ओडिसी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी अभिव्यक्ति की तकनीक दो आधारभूत मुद्राओं चौक एवं त्रिभंग के समान निर्मित होती है। दूसरा कथन है कि जो है धड़ संचालन ओडिसी नृत्य शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तीसरा कथन है वर्तमान में हम मंच पर जो ओडिसी नृत्य देखते हैं वह महारी मंदिर परंपरा और जो है गोटीपुआ जो है भक्ति अभिव्यक्ति का संयोजन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 82 में देखते हैं तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 83, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य राज्य में आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिए जो है टांकाओं परंपरागत वर्षा जल संचयन प्रणाली को ढकना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 83 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनमोल जीवन अभियान का जो है एक जो है उदाहरण है जो यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84,
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा वासी दुर्गा, अम्बा, काली जैसी देवियों की पूजा करते थे। दूसरा कथन है कि हड़प्पा वासी लिंग पूजा करते थे। तीसरा कथन है कि हड़प्पा वासी प्रकृति की पूजा करते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 84 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से? एक तो जो है दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है कि हड़प्पा वासी दुर्गा, अम्बा और काली जैसी देवियों की पूजा करते थे। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ईसा की 6ठी सदी और उसके बाद से ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि वैदिक मातृ देवियों और पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला है। और जो है तो यहाँ पे जो है हड़प्पाई लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जैसे मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते हैं। ठीक है। और जो है कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी को जो है माता की जो है स्थिति दी गई है, स्तुति प्रदान की गई है। और बहुत समय के पश्चात जो है हिंदू धर्म में इसे जो है माता देवी जैसा उच्च स्थान भी मिला है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा है उसके शासनकाल में पुरोहितों को भूमि अनुदान देने की प्रथा पर रोक लगा दी गई। तीसरा कथन है कि ह्वेन-त्सांग के अनुसार उसके शासनकाल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 85 में हम ये लोग ये देखते हैं कि पहला और तीसरा यहाँ पे तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा क्यों सही नहीं है? क्योंकि राज की जो है विशेष सेवा के लिए पुरोहितों को भूमि दान देने की परंपरा जारी रही और इसके अतिरिक्त जो है शासन पत्र के द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान करने की प्रथा का श्रेय हर्ष को ही जाता है। और इन अनुदानों में पुरोहितों को वही रियायतें शामिल की गई जो पिछले अनुदानों में दी जाती थीं। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक कथन दे रखा है, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मैतेई चंद्र कैलेंडर के जो है लामता यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है और उसके बाद जो है पुआल की झोपड़ी का दहन होता है। होली के विपरीत यह पारंपरिक तरीके से 5 दिनों तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों के दौरान जो है मणिपुर दिन में खेल आयोजनों से और रात में पारंपरिक थबल चोंगबा नृत्य के साथ जीवंत हो उठता है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस महोत्सव का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है 86 में हम लोग ये देखते हैं इसका जो है याओ सांग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित वास्तुशिल्प विशेषताओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है जो है पड्डलकल का जो है विरूपाक्ष मंदिर। दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तीसरा है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। चौथा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 87 में क्या देखते हैं? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है और इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कब बनवाया था? 1026 में बनवाया था। और जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के जो है भग्नावशेष देखने को हमें मिलते हैं। यह सूर्य मंदिर 1240 ईस्वी के आसपास पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, तो कब बनाया गया था? 1240 में। इसके अलावा है विष्णु को समर्पित जो है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का सबसे भव्य मंदिर है। इसे 954 ईस्वी में चंदेल राजा धंग ने बनवाया था। यह जो है नागर शैली में निर्मित मंदिर है। तो यहाँ पे जो है 954। अगला है, इसको जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान बनाया, लगभग 733 से 44 के मध्य। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सीलबंद कबर न्यायशास्त्र पद को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो यह कथन जो है 88 में सी ऑप्शन, यह उच्चतम न्यायालय और कभी कभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों में
जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा है, जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही जो है एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा, कल्प और व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन वेदांग के अंतर्गत, ए ऑप्शन राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो है प्रौद्योगिकी और शिल्प की जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे। दूसरा कथन है कि हड़प्पाई लोग चांदी, सोने और बहुमूल्य रत्नों के आभूषणों का उपयोग करते थे। तीसरा कथन है कि हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक के बारे में जानते थे। चौथा कथन है कि हड़प्पाई लोग सूत काटने के लिए जो है तकलियों का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 90 में हम लोग ये देखते हैं, 90 में हम लोग क्या देखते हैं, केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है कि हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वे जो है विभिन्न तरीके के बर्तन और जो है प्रतिमाएं बनाते थे। ठीक है, और जो है यहाँ पे कहा जाए कि जो है वे जो है कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और जो है बर्छा इत्यादि हथियार बनाते थे। हालांकि यह सभ्यता लौह युग से बहुत पहले से की जा रही है और यह हड़प्पा सभ्यता में लोहे का संदर्भ और प्रयोग नहीं मिलता है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह मराठा छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा जयसिंह के बीच हुई। दूसरा कथन है कि संधि के प्रावधान के अनुसार मराठों ने अपने आधे से अधिक किले मुगलों को सौंप दिए। तीसरा कथन है कि मंदिर में बालाघाट में बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दिया गया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 92 में हम लोग ये देखते हैं कि सही के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप पद किसके संदर्भ में देखा जाता है? तो ये जो है 93 में देखा जाए तो ये जो है G20 के संदर्भ में देखा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली छठी आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई किस संदर्भ में? तो ये जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा प्रकाशित की गई। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में भारत ने G20 देशों से भगोड़े आर्थिक कारोबारियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए बहुपक्षीय कार्यवाही जो है अपनाने का आह्वान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी पद को भारत में किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा कथन है भारत सरकार देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर सकती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 95 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन भारत के संदर्भ में शब्द मुक्ति, विषय और विधि किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग 96 में ये देखते हैं कि यह जो है प्रशासनिक विभाजन से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जहां अजंता में 2 मंजिली गुफाएं हैं, वहीं एलोरा में अनूठी 3 मंजिली गुफाएं हैं। दूसरा कथन है कि जो है पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र अजंता गुफाओं में उपस्थित हैं, जबकि एलोरा गुफाओं में वे अनुपस्थित हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है? तो 97 में हम ये देखते हैं केवल पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर है 98, भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गर्त आवास मुख्य रूप से संबंध थे, किससे संबंध थे? तो 98 का सही जवाब है जो है बुर्जर होम से। ये जो है बुर्ज होम जो है कश्मीर में नवपाषाणी कालीन एक महत्वपूर्ण बस्ती है और नवपाषाण काल के लोग यहाँ एक पठार पर बने गर्तों में निवास करते थे और जो है शिकार किया करते थे और मछली पकड़ने का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो पहला कथन है उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। दूसरा कथन है उसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तीसरा है उसने सेना के लिए आनुवंशिकता सिद्धांत को लागू किया। चौथा कथन है उसके शासनकाल में जजिया एक पृथक कर बन गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तीसरा और चौथा सही है, लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित किया, और चूंकि देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्की शासन के विस्तार का आधार रहा और पूरे दक्षिण भारत को नियंत्रण में लाने के प्रयास से गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। बाद में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया और उसने जल्द ही दौलताबाद को छोड़ने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक नहीं, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी की आपूर्ति पर निर्भरता से बचने के लिए सांकेतिक मुद्राओं की शुरुआत की। ठीक है, और 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई। बाद में लोगों ने इन सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया, जिससे यह प्रयोग असफल रहा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा चौथा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रुक्मणी देवी जो है अरुणडेल एक प्रमुख भारतीय नृत्यांगना थी जिन्होंने इस नृत्य शैली का संरक्षण किया। ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ही विजन IAS संस्थान द्वारा संचालित UPSC के टेस्ट क्रमांक नंबर 5वें का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।